नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के लेखक गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसके साथ ही 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का जीवन, उनके विचार, उनकी नीतियां हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो वहीं सीएम ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लेखक गांव, सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को समृद्ध कर रहा है। हम सभी के लिए आज ये गर्व का विषय है कि स्वर्गीय अटल जी की जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इस लेखक गांव में आज 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का हम सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज अटल जी की जो राष्ट्र प्रथम की भावना है उसको जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, हम सबको प्रेरणा देगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस सबको पूरा करें। और यहां निर्मित नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र न केवल विचारों और एक सृजनशीलता का केंद्र बनेगा, बल्कि देश भर के लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जिसको आर.डी. निशंक जी ने अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाया है। भाइयों, हम सभी जानते हैं स्वर्गीय अटल जी का योगदान केवल राजनीतिक सीमित नहीं था, वे एक लेखक और विचारक भी थे। और आज जब हम इस लेखक गांव को देखते हैं तो हमें देश प्रेम, साहित्य सृजन और शिक्षा के प्रति अटल जी की जो प्रतिबद्धता थी उसको आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास यहां पर इस लेखक गांव के माध्यम से किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखक गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण साहित्य और कला के साधकों के लिए एक प्रेरणा का अटल स्रोत बन गया है। मैं इस गांव को विकसित करने में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित सहायकार बड़े भाई आर.डी. निशंक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक मंच पर लाने का एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में आज इस पावन भूमि पर यह व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे विचारों, संवादों और चिंतन के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली हमारे आने वाले नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अतिथियों समेत आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान भीमताल में हुए सड़क हादसे में घायलों का हॉस्पिटल में जाकर हालचाल जाना है। भीमताल के पास सड़क हादसे में रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 23 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 मरीज को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स एयरलिफ्ट किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्सकों से घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही सड़क हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही गई है।
मैकेनिज्म बनेगा। और देखिए, चूंकि मैंने अभी जो चालक थे इसके राजेश, उनसे भी बात करी है, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया है। तो ऐसे वाहन जो बिना किसी लाइसेंस के आते हैं या अन्य स्थानों से आकर अनियमित रूप से गाड़ियां चलाते हैं, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए हम कोई निर्देश देंगे कि ठीक प्रकार से सब लोग जो भी आए। उनकी सबकी सघन चेकिंग होगी। और अभी यहाँ कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को वहीं पर तत्कालीन मैंने बता दिया है कि उनको सभी विभागों, सभी लोगों को जो भी इस काम में लगे यातायात को सुचारू रूप से करने, वो सब नियंत्रित करेंगे। भामी सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे डॉक्टरों पर चाबुक चलाने की भी तैयारी कर ली है। आपको पता चले कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे 160 डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गायब डॉक्टरों की बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस मामले में शासन की ओर से आदेश भी जारी किए जाएंगे। राज्य के पर्वतीय अस्पतालों में तैनात कई डॉक्टर लंबे समय से गायब चल रहे हैं और इस संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी मुख्य चिकित्सक अधिकारियों से इस बाबत ब्यौरा भी मांगा था और अब डॉक्टरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारी सरकार लगातार जो है, आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से अच्छे करना चाह रही है और 2900 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने जो है अभी तक कर दी है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बॉन्ड का भी उल्लंघन कर रहे थे, कई ऐसे भी हैं कि जो नियुक्ति के बाद दुर्गम नहीं जाना चाहते हैं और नियुक्ति मिलने के बाद 6-6 महीने तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे लगभग 158 डॉक्टरों के खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई की है और मुझे लगता है कि आम जनता में एक अच्छा मैसेज है कि अब उतने नए डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के शंखनाद होने के साथ ही प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी मजबूत चेहरे को मैदान में उतारना चाह रही है। इसको लेकर भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछले दिनों कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल की बैठक के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद के साथ प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी होगी। जो हमारे पर्यवेक्षक जनपदवार जो नाम लाए हैं, हमारे संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं और 19 जिले में 3-3 की भेज करके नाम लाए हैं। इस पे विचार हो रहा है। माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पे विचार मंथन कर रहा है। उसके बाद जो नाम छन करके आएंगे, 3 नामों का पैनल है, 3 नामों में से एक नाम फाइनल होना है, तो उसी के तहत फिर आप लोगों को बता देंगे। कब तक लगभग पहले लिस्ट आ जाएगी नगर पालिका, नगर पंचायत? देखिए, आज काफी कुछ अभी रह गया है, हो सकता है कि रात तक आज फाइनल होने के चांस है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर देहरादून में कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई है। एक तरफ जहां पर एक-एक सीट पर कई नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिख रहे, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए माथापच्ची शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की पैनल लिस्ट को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई है। बैठक में तय हुआ कि 28 दिसंबर तक कांग्रेस सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी।
देखिए, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषदों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। उम्मीदवारों का चयन होना है। जो हमारे प्रभारी पर्यवेक्षक जनपदवार जिन्हें दायित्व दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। आज और कल तक रिपोर्ट संभवतः आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारी समन्वय समिति है उसमें चर्चा होगी और जल्द ही हम 27 से पहले एक सूची जारी करेंगे और मानना है कि 28 तक हमारी सूची, सभी उम्मीदवारों की सूची हम लोग जारी कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस समिति जारी करेगी। इसी में गहन मंथन हो रहा है। 9856 प्रणाम। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के नए बस अड्डे पर पुनार गंधेरे के ऊपर सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई जा रही है। वाहन पार्किंग छत ढहने के दौरान धराशायी हो गई है। पार्किंग लगभग 50 कार वाहन क्षमता वाली थी। छत डालने का कार्य कर रहे 2 मजदूरों भी जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। एक टिकट मुझे भी दे देना। देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, परसों रात जो बारिश हुई, बारिश के चलते जिस नदी में, जिस गधेरे में वो पार्किंग बन रही थी, उसमें अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसके चलते जो उसके टेप थे, सटरिंग के, उन्होंने टेप लगा रखे थे, वो थोड़े से हिल गए हैं। उसकी वजह से हादसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी निश्चित ही मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कोई धन आवंटित कौन कर रहा है ये इतर बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे जेई है चाहे एई है, ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस भूमि में वो चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, वहां बनाई जानी उपयुक्त है या उससे थोड़ा दूरी पर बनाई जानी उपयुक्त है। ये तो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट उसको करना चाहिए। और जिन लोगों की इसमें तकनीकी खराब कमी रही है, जिन लोगों ने सुझाव ठीक नहीं किया, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को उसमें जांच बैठानी चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार में गोरखा समाज का वन भोज कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ, जहां पर बैरागी कैंप में गंगा किनारे हरिद्वार और अन्य जिलों से आए नेपाली मूल के लोग वन भोज में शामिल हुए। वन भोज कार्यक्रम पिछले कई सालों से हरिद्वार में आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें नेपाली मूल के लोग नेपाली व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। साथ ही नेपाली परिधान और संस्कृति की झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिलती है। वन भोज कार्यक्रम में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हरिद्वार की व्यापारी नेता कमल बड़का ने जानकारी दी है। भोजन का आयोजन करते हैं, इसमें हम ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, भेदभाव कुछ नहीं होता। सब मिल के एक साथ एक परंपरा, हमारी गोरखाली की जो परंपरा है उसको झलकाने के लिए हम आज एकत्रित होते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? ये हमारे देहरादून, रायवाला, हरिद्वार, शिवालिक नगर, बीएचएल, कंथल सारे एकत्रित हैं इसमें। प्रदेश में और भी ऐसे आयोजन होते हैं गोरखाली समाज? हाँ, देहरादून वगैरह में, रायवाला में भी होते हैं, पर हरिद्वार में हमारा हर साल ही होता है। पहले हमारे वार्षिक कार्यक्रम है। पहले हमारे जो विद्यार्थी संघ थे वो लोग करते थे। अब विद्यार्थी संघ कम होते जा रहे हैं संख्या में, तो हमने कहा कि ये मोर्चा अब नेहरू सम्मान है। देखिए, इसकी शुरुआत हमारे परम आदरणीय डॉक्टर पद्म प्रसाद सुवेदी जी ने इसकी शुरुआत की थी बिल्केश्वर के घने जंगलों से। ये करीबन 50-55 वर्षों से उन्होंने करा था इसको वन भोज का कार्यक्रम। जब इनका शुरुआती जो दौर था तो उस समय ये 6-7 लोग हुआ करते थे और आज महिला कल्याण समिति की, जो गोरखाली महिला कल्याण समिति की जो मेंबर है, इन्होंने आज पहली बार करा है
और वनभोज में यह है कि नेपाली व्यंजन का होता है, वेशभूषा का होता है, अपने व्यंजन का हो गया, पहनावे का हो गया। बस साल में एक बार होता है सर्दियों के समय में, दिसंबर के टाइम में। तो अपने घरों से ये सामान वगैरह ले जाकर अपना बच्चे हो गए, महिला हो गए, पुरुष हो गए, जाकर के जंगलों में पिकनिक टाइप का हो गया ये, दिन भर में खाना वाना बनाना, नृत्य वगैरह करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर और मस्जिद पर हर दिन की राजनीति करना सही नहीं, बयान पर आपको बताते चले कि राजनीतिक बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की जन्मदाता खुद आरएसएस ही है और आज आरएसएस ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, जिस पर हमें भी आश्चर्य हो रहा है। मोहन भागवत ने जो बयान दिया वे अपने बयान पर कायम रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने मोहन भागवत द्वारा मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं करने वाले बयान को सही ठहराया और कहा कि मोहन भागवत ने जो भी कहा है वो सब ठीक है, क्योंकि विपक्ष लगातार धर्म की राजनीति और मंदिर मस्जिद पर राजनीति कर रहा है। देखिए, भागवत जी हमारे बहुत ही शीर्ष हैं और बहुत आदरणीय हैं। अगर वो कोई चीज कह रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से बार बार धर्म की राजनीति करने का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा होगा। और क्योंकि धर्म की आड़ में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की आड़ में इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से एक लंबे अंतराल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को मारने का काम करती है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करती है और धर्म की आड़ में अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है, तो शायद इसलिए विपक्ष को शायद अब सोचना पड़ेगा और विपक्ष को इसमें समझना भी चाहिए। देखिए, ये जन्मदाता तो उसकी आरएसएस है और आज आरएसएस के मुंह से इस तरह के बयान सुनकर मुझको भी बड़ा आश्चर्य हुआ है। मोहन भागवत जी का ये बयान है, लेकिन अगर वो बयान दे रहे हैं तो अपने बयान में कायम भी रहें। जगह जगह कहीं पर मंदिर खुदवाने की बात, मंदिर खुदवाने की बात, कुएं खुदवाने की बात हो रही है, तो अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो मजबूत होगी, हमारा भाईचारा मजबूत होगा। लेकिन भाजपा ये करेगी नहीं, वो कहती कुछ है, करती कुछ है। उनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर निगम द्वारा नगर से चुनाव सामग्री हटाने का कार्य बड़े स्तर पर हो रहा है। जहां पूरे नगर में हर एक पार्टियों के बैनर पोस्टर थे, लेकिन आचार संहिता लगते ही नगर निगम पूरी तरीके से सतर्क नजर आने लगा है। इसी क्रम में जब नगर आयुक्त विवेक राय से बातचीत में बताया गया कि आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई है, इसके चलते पूरे नगर में जो बैनर पोस्टर लगे हैं उसको हटाने का कार्य किया जा रहा। आचार संहिता लगने के 72 घंटे के अंदर पूरे नगर क्षेत्र से चुनाव सामग्री हटा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता का कोई प्रत्याशी उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। संहिता जब से लगी है तभी से हम जो है सक्रिय हो गए हैं। लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो है ऐसे भी संपत्तियां जिस पर कि बिना किसी की सहमति के पोस्टर बैनर लगाएंगे उसको भी हटाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि शाम तक हम 90% चीजों को हटा लेंगे। कोई चीज बचेगी उसको कल तक खत्म कर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन देहरादून ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि प्रणा सभागार में बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में उन्होंने नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल एवं सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पारदर्शिता के साथ सुरक्षित चुनाव कराना सभी का दायित्व है। इसके लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ में आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। देखिए, हमारा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और मॉडल कोड इज ऑल्सो इन फोर्स। सो नॉमिनेशंस हमारी इमीडिएट फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो एक जनरल सेंसिटाइजेशन और सभी जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन में कार्यरत रहेंगे, उनके अन्य डिपार्टमेंटल ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो AROs हैं या अन्य व्यवस्थाओं के नोडल्स हैं, उनको जो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है और सभी से यह अनुरोध भी किया गया है कि समय सारणी के अनुसार और जो हमारे आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप कार्य करें। निकाय चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ जुटने लगी है। नगर निकायों के कई पदों पर उम्मीदवार भारी संख्या में दावेदारी पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मेयर के नाम को लेकर कई उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। अब तक देहरादून मेयर के लिए कांग्रेस में 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने देहरादून मेयर के लिए भी दावेदारी पेश की। दावेदारी के बाद में उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद स्मार्ट सिटी से शहर की दुर्गति को सुधारने के साथ में जन समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अरे भाई पीछे आ जा यार, भाई पीछे आ जाओ। मैं यही कहूंगा कि देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर एक समय पे हुआ करता था और इसकी जो पहचान थी पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी इसकी जो पहचान थी पूरे संसार में, वो एक खूबसूरत नगर की थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया कि यहाँ यातायात की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जल प्रबंधन और जल निकासी की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा तमाम चीजें जो हैं बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं। जहां तक यातायात की बात है तो आप देख सकते हैं कि बच्चे सुबह 7-6 बजे 5-5 बजे घरों में उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं और वो अगर उनकी छुट्टी 1:30 बजे होती है तो वो अपने घर 2:30 या 3 बजे पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है ये, मैं कहूंगा। बच्चों के साथ भी एक तरीके से जो है हम लोग छल कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस शहर की जो व्यवस्था है इसका तमाम हमको इसको ठीक करना चाहिए। हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर के साथ छल किया गया है। लाभ में इतना ही। नमस्कार।